हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 होगा, जिसमें आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी साथी जो भी क्लास में आ चुके हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, क्यूआर कोड का अर्थ बताइए, यानी कि क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है। तो जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर भेजें, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रखना है, क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। ठीक है, क्विक रिस्पांस कोड होता है क्यूआर कोड। जैसे मान लिया कि आप किसी की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, है ना, किसी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं, और अगर उस वेबसाइट का क्यूआर कोड है ना, उस वेबसाइट का अगर क्यूआर कोड है तो क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल फोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, और जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो उसके अंदर जो डेटा होगा आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो एक क्विक रिस्पांस कोड होता है जिसको आप सिंपली स्कैन करते हैं, और जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो उसका जो पर्टिकुलर स्थान है जहां पर वो आपको ले जाना चाहता है, उस क्यूआर कोड के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको या तो सूचना दिखेगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग या तो आपको सूचना दिखेगी, या फिर उसमें अगर कोई लिंक दिया गया है तो आपको सीधे वो उस लिंक पर रिडायरेक्ट कर देगा, यानी कि उस वेब पेज पर आपको लेकर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। अगला क्वेश्चन पूछा है, एटीएम का अर्थ है। एटीएम का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका सी हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, केवाईसी का मतलब होता है। तो आपको बताना है केवाईसी का फुल फॉर्म या केवाईसी का मतलब क्या होता है। अपने कस्टमर को जानना, अपने चरित्र को जानना, दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो केवाईसी का मतलब होता है अपने कस्टमर को जानना। ठीक है, अपने कस्टमर को जानना, नो योर कस्टमर। ध्यान रखना है, नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, मींस अपने कस्टमर को जानना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है। कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है। मास्टर कार्ड, वीजा, बोथ ए एंड बी, या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका जवाब सी होगा, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है। किसे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है। नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो किसे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है, बताइए इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है। क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है। नहीं, हाँ, केवल संयुक्त खाता होने की दशा में, केवल परिवार का मुखिया होने की दशा में। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखना है, केवल परिवार का मुखिया होने की दशा में। अगला क्वेश्चन है, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है ईयरली, एवरी मंथ, हाफ ईयरली, या फिर आपका क्वार्टरली। तो यहां पर हो जाएगा सी आपका हाफ ईयरली। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, पीएमएसबीवाई के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी होती है। पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी की जाती है। आप 1 लाख रुपए की, 2 लाख, 3 लाख, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर 2 लाख रुपए की। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय रुपए का चिन्ह। ठीक है, भारतीय रुपए का चिन्ह जिसे मान्यता मिली,
आपने देखा होगा ना, भारतीय रुपए का जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को मान्यता मिली, कब मान्यता मिली, ये आपको आंसर करना है। भारतीय रुपए का जो चिन्ह होता है उसको कब मान्यता मिली। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2010 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 2010 में। अगला क्वेश्चन है, एनईएफटी सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई। एनईएफटी सर्विस किस वर्ष प्रारंभ की गई, 2005, 2002 में, 2001 या 2006 में। तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2005 में। एनईएफटी सेवा 2005 में प्रारंभ की गई। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार आप सभी कमेंट में बताएं। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ध्यान रखना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है, कौन सा आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। तो किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जानते हैं, प्रीमियम के नाम से जानते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है। पासवर्ड, यूजर के नाम से, यूजर के पता से, यूजर के मोबाइल नंबर से। इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है, तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पासवर्ड से, ठीक है, पासवर्ड से। अगला क्वेश्चन है, भीम ऐप का पूरा नाम। भीम ऐप का फुल फॉर्म आपको बताना है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनेट फॉर मनी, भारत इमरजेंसी फॉर मनी, या इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 1, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है। अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है, मीन्स उसमें आयु पूछी गई है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो 18 से 40, अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आयु होनी चाहिए 18 से 40। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई का अर्थ है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या ये सही है या फिर गलत है। तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है ना। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप सभी इसे ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन पूछा है, ग्राहक द्वारा किसी ऑर्डर को कैंसिल करने में कंपनियां किस वॉलेट का प्रयोग करती हैं। ग्राहक द्वारा किसी ऑर्डर को कैंसिल करने में कंपनियां किस वॉलेट का प्रयोग करती हैं। ओपन वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, क्लोज्ड वॉलेट, या इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा क्लोज्ड वॉलेट, ठीक है। आप देखो क्लोज्ड वॉलेट होता क्या है, तो आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजन जैसी कंपनियां जो होती हैं, इनकी जो वेबसाइट होती है, इन वेबसाइट पर आप जब कोई भी सामान परचेज करते हैं तो आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है, अपना एक खाता बनाना पड़ता है, ठीक है। उसमें आप पैसा ट्रांसफर करके सिर्फ इन्हीं साइट्स पर खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका एक वॉलेट हो जाता है। आप चाहो तो अपने उस वॉलेट में कुछ पैसा रख सकते हो, और उस वॉलेट में यानी कि जो आपने जैसे अमेजन वेबसाइट पर जाकर के आपने अपना अकाउंट बनाया और उस वॉलेट में अगर आपने अपना कुछ पैसा रखा, ठीक है, तो उस वॉलेट का यूज आप केवल उन्हीं के सामान को खरीदने में कर सकते हैं। केवल उन्हीं की साइट पर आप किसी भी खरीदारी को कर सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग बहुत सीमित होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड वॉलेट कहा जाता है। यानी कि आपने जो वॉलेट बनाया है या जो पैसा आपका अमेजन अकाउंट के वॉलेट में रखा हुआ है, उस पैसे का आप यूज उनकी वेबसाइट के अलावा आप और कहीं नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो पैसा आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उस पैसे से आप
किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज नहीं कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के अलावा। जैसे आपने Amazon.com पर या Amazon.in पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है और उनके वॉलेट में कोई पेमेंट आपका रखा है, कोई पैसा आपका रखा है और उससे आप फ्लिपकार्ट के वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करना चाहो या फ्लिपकार्ट से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। तो उनका जो अपना एक वॉलेट होता है जिसका यूज केवल उन्हीं की वेबसाइट पर होता है, ऐसे वॉलेट को क्लोज्ड वॉलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोज्ड वॉलेट कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट था वो कौन सा था? ऑप्शन सी था, क्लोज्ड वॉलेट। किस तरह के जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? चालू खाता में मिलता है, मियादी जमा खाता में मिलता है, कोई नहीं, या फिर बचत खाता में मिलता है। तो किस तरह की जमाओं में आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मियादी जमा, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, है ना। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है? आपको सबसे अधिक ब्याज मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग को दी जाने वाली ऋण की राशि कितनी है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग को दी जाने वाली ऋण की राशि कितनी है, यहां पर आपको बताना है। और ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो आप सभी क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इस सीरीज में जितने भी क्लास आपके लिए कराए हैं वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप जितने भी आपको क्लास यहाँ पर दिए गए हैं इस सीरीज में आप सभी को देखें, सभी को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अप टू 50,000, यानी कि 50,000 तक, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, 9 मई 2019 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ 9 मई 2019 को हुआ था। ऑप्शन आपका पहला यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई पेमेंट इंटरफेस डैश विकसित किया गया। यूपीआई पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, या बैंक, या फिर नन? तो पहला हो जाएगा आपका एनपीसीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बैंक किस पर ब्याज देता है? कोई नहीं, जमाओं पर, दोनों जमाओं एवं ऋणों पर, या इसमें से कोई नहीं, सॉरी, या फिर केवल ऋणों पर। तो आपको यह बताना है कि बैंक किस पर ब्याज देता है। 21 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो बैंक केवल जमा पर ब्याज देता है। अगर आप कुछ डिपॉजिट करते हैं, बैंक में कुछ जमा करते हैं, तभी वो आपको ब्याज देता है। अगला क्वेश्चन है, पेई चेक का भुगतान किया जा सकता है बैंक के नगद अकाउंट पर, एटीएम द्वारा, बैंक खाते में जमा करके, या इसमें से कोई नहीं। तो पेई चेक का भुगतान किया जा सकता है, किस प्रकार से आपको जवाब करना है। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, बैंक खाते में जमा करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, चेक की वैधता अवधि होती है 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, या फिर अनलिमिटेड। तो चेक की अवधि आपसे पूछिए, चेक की जो वैधता अवधि है वो कितनी होती है। तो यहां पर हो जाएगा बी, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, है ना, जारी होने के 3 माह तक चेक जो है आपका वो वैलिड रहता है। अगला क्वेश्चन है, डीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएफटी का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करें। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा बी, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। अगला क्वेश्चन है, बैंक लोन नहीं देता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स पर, एलआईसी पॉलिसी के लिए, लॉटरी टिकट के लिए, या एनएससी। तो बैंक लोन किस पर नहीं देता है? तो यहां पर हो जाएगा सी, लॉटरी टिकट पर आपको बैंक लोन नहीं देता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, एईपीएस स्टैंड करता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो यहां पर आपका हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, आरबीआई का मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत में बैंकिंग नियमों को परिभाषित करता है। ट्रू है कि फॉल्स?
तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है IFSC एक 11 डिजिट का कोड होता है जो कि NEFT और RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर के लिए अनिवार्य है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है NPCI का मतलब है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रू एंड फॉल्स में आपको जवाब करना है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का मतलब होता है, क्या ये सही है या फिर गलत है? तो यहां भी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं? हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में आपको जवाब करना है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ध्यान रखना है, यहां पर बी हो जाएगा। आप प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाते का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां पर क्या होता है, सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल होता है, सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल होता है ना, चालू खाते का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलते रहें। और अगर आप SSC एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.cccbyfashi.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,